किशन जो थे वो मैदान में थे, फारूक अब्दुल्ला सामने था और उनके सामने और भी 3 लोग मैदान में थे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के मुकाबले में अगर उन लोगों को देखा जाए तो पॉलिटिकली वो उतने ज्यादा मजबूत नहीं थे, लेकिन पार्टी वाइज उनकी स्ट्रेंथ थी, तो मुकाबला जो था वो काफी दिलचस्प वहां पर देखने को मिला था। लेकिन जब आप साउथ कश्मीर चलते हैं तो साउथ कश्मीर के अंदर चेहरे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। एक तरफ से साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती चुनावी दंगल के अंदर है और दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से स्टेट प्रेसिडेंट जो कांग्रेस के जीए मीर वो मैदान के अंदर है। और तीसरे मरहले में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जस्टिस हसनैन मसूदी साहब को मैदान में उतारा है। तो 3 तरह का मुकाबला जो है, त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो आपके साउथ कश्मीर के अंदर नजर आ रहा है। सबसे पहले जरा आपको कैंडिडेट्स के बारे में बताते चले, क्योंकि ये पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है साउथ कश्मीर की लोकसभा सीट, इसमें अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को देखें, इम्तियाज राथर, रिदवाना सनम, रियाज भट्ट, मुदस्सिर मसूदी, शम्स ख्वाजा, अली मोहम्मद वानी, गुलाम मोहम्मद वानी, कैसर अहमद शेख, मंजूर अहमद खान और मिर्जा सज्जाद हुसैन बेग, यानी कुल मिलाकर 9 कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन पार्टी की टिकटों पर कितने लोग उतरे हैं? एक महबूबा मुफ्ती खुद है जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर है, गुलाम अहमद मीर साहब कांग्रेस की टिकट पर है, हसनैन मसूदी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, सोफी मोहम्मद यूसुफ भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ रहे हैं, निसार अहमद वानी पैंथर्स पार्टी की टिकट पर लड़ रहे हैं, चौधरी जुल्फकार जफर अली पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टिकट पर लड़ रहे हैं, संजय कुमार धर मानव अधिकार पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं और सुरिंदर सिंह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की तरफ से जो है वो मैदान में कुल मिलाकर 8 कैंडिडेट है। 10 वहां पर है जो इंडिपेंडेंट है, 8 पार्टियों से, यानी कुल मिलाकर 18 कैंडिडेटों का मुकाबला जो है वो साउथ कश्मीर के अंदर है। लेकिन साउथ कश्मीर के अंदर जो सियासत है वो काफी ज्यादा तेज हो रही है और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने हिस्सों में इस पूरे मामले का चुनाव जो है वो करने का फैसला लिया है, इस पर सिफ्ती हसन साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और सुहेल नजीर साहब, दोनों सहाफी है और दोनों का ताल्लुक जो है वो वादी कश्मीर से है। वो उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो इस चुनावी दंगल को देखते हैं जो तीसरा मरहला जो है यहां पर चुनाव का। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जहां तक हम बात करें तो हसनैन मसूदी साहब का पहली बार चुनावी दंगल में आना है और यह माना जा रहा है कि पांपोर वाले बेल्ट में उनकी थोड़ी सी पकड़ है और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने कैंपेन किया है साउथ कश्मीर के अंदर, तो थोड़ा सा ग्रॉस रूट लेवल पर हलचल जो है वो साफ नजर आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे के हवाले से। लेकिन पीडीपी की हम बात करें तो पीडीपी जो है उनका बेसिक ग्राउंड जो था वो साउथ कश्मीर था, लेकिन जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती अब कैंपेनिंग कर रही है उससे यह साफ लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती ने इस चुनाव को जो है वो काफी संजीदगी से लिया है और रिग्रेस कैंपेनिंग, चाहे पहलगाम की आप बात करें और डूरू की बात करें या अनंतनाग के अंदर जिस तरीके से वर्कर्स कन्वेंशन से उन्होंने बात की है और अपनी कोताहियां खामियों को माना, तो उससे कहीं ना कहीं वो मैसेज देने की लगातार कोशिश कर रही है कि चुनाव जो है इस बार किस तरीके का अहम है। लेकिन जीए मीर जिसके निशाने पर सीधे सीधे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है और पीडीपी की खामियों को वो गिनवा रहे हैं लोगों के सामने और बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार के होते हुए किस तरीके से यहां पर पैलेट और बुलेटों का इस्तेमाल हुआ और किस तरीके से साउथ कश्मीर के हालात को बनाया गया जो काफी पुरअमन थे और किस तरीके से मुज़ाकराती अमल के दरवाजे को चोक करने की साजिशें रची गई सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से नौजवान जो है वो तशद्दुद का शिकार हुआ है। तो ये सारी कैंपेनिंग जो है वो इन दिनों साउथ कश्मीर के अंदर चल रही है और साउथ कश्मीर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सीट बनी है जिस तरीके से मैंने पहले कहा। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हैं, जो सहाफी देखते हैं, बात करते हैं लोगों से, वो किस तरीके से साउथ कश्मीर को देखते हैं, एक बड़ा सवाल यह है। और इस सिलसिले में हमारे साथ सुहेल नजीर साहब मारूफ सहाफी है साउथ कश्मीर के, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मामला साउथ कश्मीर का है जहां मरहलावार तरीकों पर चुनाव होगा, पहला चुनाव 23 को होगा, फिर 29 को होगा, फिर 6 मई को होगा। तो ये साउथ कश्मीर की सियासत जो है आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं किस तरीके की आप देख रहे हैं, कहां पर किस पार्टी की मजबूती आपको नजर आ रही है? जी गौर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक सियासत की बात है या लोकसभा चुनाव की इस वक्त जो जारी है उसकी बात है तो साउथ कश्मीर जो है काफी वॉलेटाइल एरिया रहा है। 2016 की एजिटेशन में एपिसेंटर रहा साउथ कश्मीर। तो उसके बाद जो है 2017 में बाई इलेक्शन होने थे, नहीं हो पाए, जो सिचुएशन रही। अब आज की डेट में जो है पहले अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में चुनाव होगा
तो उसमें ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की आपस में ट्रायंगुलर ये है कॉन्टेस्ट है ये। कांग्रेस का जहां तक अगर मैं पहले कांग्रेस का बताऊं तो उनका डूरू है, जहां खुद गुलाम मोहम्मद मीर जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो वहां से एमएलए रहे हैं 2 दफा, वहां उनका स्ट्रांग होल्ड है। उनका कोकरनाग में जहां फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर पीरज़ादा मोहम्मद सईद वहां से रहे हैं एमएलए, वहां पे उनका स्ट्रांग होल्ड है, वहां उनको वोट मिलेंगे। शांगस में उनको वोट मिलेंगे। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये 3 असेंबली सेगमेंट्स है जहां पे कांग्रेस को वोट मिलेंगे, अच्छी तरह से मिलेंगे और लीड मिलने के चांसेस हैं। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का है जो पहलगाम से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहलगाम और बिजबिहारा ये 2 सीट्स है जहां से उनको लीड मिल सकता है। पीडीपी का जो है वो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेन अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां पे उनको वोट ज्यादा मिलेंगे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में। कुल मिलाकर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करेंगे 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की, तो पीडीपी नंबर 3 पे इस वक्त जो है और नेशनल कॉन्फ्रेंस नंबर 2 पे और कांग्रेस जो है नंबर 1 पे है। लेकिन जब कॉन्टेस्ट जब दूसरा फेज होगा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस डीएचपोरा, दमाल हाजीपोरा जो है वहां उनको ज्यादा वोट मिलेंगे और वहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पे डीएचपोरा नूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से सकीना इतू एमएलए रही है या पीडीपी का अब्दुल मजीद पड़र पिछली बार एमएलए था, वहां वोटिंग परसेंटेज बाकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के मुकाबले में ज्यादा होगा और उस कॉन्स्टिट्यूंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा खासा लीड मिलेगा। फिर दिवसर में कांग्रेस का एमएलए था मोहम्मद अमीन भट्ट, वहां से कांग्रेस को उम्मीद है कि क्योंकि जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वहां के नेता है सरताज मदनी या नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां तो कोई एक चेहरा नहीं है, काफी सारे लोग हैं, वहां डिवाइड एंड रूल है पार्टी का, तो उसमें जो है कांग्रेस को बेनिफिट होगा। फिर होमशाली बुक है, मेजरली जो है बाइकाट रहेगा, तो जो कुछ वोट पड़ेगा उसमें से मेजर पोर्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस ले जाएगी। जब कुलगाम पे ये कॉन्टेस्ट आएगा, जब ये कुलगाम तक पहुंचेगा, तब तक जो है कांग्रेस पीछे जाएगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आगे बढ़ेगा। उसके बाद शुपियां और पुलवामा जिस तरह के हालात बने हुए हैं, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि मेजरली बाइकआउट रहेगा, लेकिन जो वोट पड़ेंगे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को पड़ेंगे। कांग्रेस का ज्यादा वहां पे जो वर्कर्स का नेटवर्क होता है, कैडर होता है, उतना विजिबल है नहीं। वहां जो है कैडर जो पार्टी वर्क है, पार्टी कैडर या पार्टी नेटवर्क, वो जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। तो कुल मिलाकर लास्ट में ही फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस पीडीपी बन सकता है अगर शुपियां और पुलवामा में वोट पड़े। अगर बाइकआउट रहा तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ये कंटेस्ट है। ये तो ग्राउंड रियलिटी आपने बताई कि किस असेंबली सेगमेंट में किस तरीके की दंगल जो है वो हो सकती है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर सिक्योरिटी कंसर्न्स और ग्राउंड जीरो पर जो हम लास्ट ईयर के इलेक्शंस देखते हैं उनको मैं अगर आज के साथ मुकाबला करके देखूं तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी वोटर टर्नओवर की? आप जलसे भी देख रहे हैं, आप मीटिंग्स भी देख रहे हैं, मूड क्या है लोगों का, वोट करें या बाइकआउट? एक्चुअली गवर्नर साहब इस वक्त जो मूड है साउथ कश्मीर में, बिल्कुल आपने सही कहा, जो 2017 में जो हो ही नहीं पाए इलेक्शन, इतनी वोलेटाइल सिचुएशन थी। आज भी जो है 90% आपके सारे पोलिंग बूथ्स जो है वो हाइपर सेंसिटिव है, लेकिन ग्राउंड पे हम जो देखते हैं जो जलसे और जनसभाएं होती है वो वही रिपीटेडली वही वर्कर्स आते हैं जो एक जलसे में होते हैं, वही फिर दूसरे जलसे में भी वो कमिटेड जो वर्कर्स होते हैं, अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट, हल्का प्रेसिडेंट, डेफ प्रेसिडेंट, वो जलसों में आते हैं। लेकिन जब उनसे अलग से हम बात करते हैं या गांव में देखते हैं तो उनका यही है कि अगर पीडीपी वोट डालती है तो हम डालेंगे 2, और पीडीपी वाले जो वर्कर्स है वो कहते हैं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले वोट डाला तो हम उसके बदले 2 वोट डालेंगे। तो कुल मिलाकर पहले रिस्क लेने के लिए वो वर्कर जो है वो तैयार नहीं है, और आम वोटर्स जो है वो बिल्कुल ही इसकी तरफ जो है अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, इस वक्त भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे पोलिंग की तरफ से। लेकिन एक्सपेक्ट यही किया जाए कि डबल डिजिट परसेंटेज रहेगा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, और फिर शुपियां और पुलवामा में मुझे नहीं लगता कि डबल डिजिट टच करेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल हमारे साथ ज्वाइन करके ग्राउंड जीरो से असेंबली सेगमेंट्स पर बात करने के लिए। हमारे साथ मारूफ तजिया निगार और कलमकार और सहाफी सिप्ती मोहम्मद हसन साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सिप्ती साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात आज साउथ कश्मीर की मैं कर रहा हूं जहां पर मरहलेवार तरीकों पर जो है वो चुनाव होगा। अनंतनाग में एक दिन होगा, पुलवामा में एक दिन होगा, कुलगाम शुपियन में एक दिन होगा। ये मरहलेवार तरीके जो पर जो वोट पड़ेगा, क्या पार्टी के काडर को भी मेहनत करनी पड़ेगी और पार्टी पर कितना बुरा असर इसका पड़ सकता है चुनाव के हवाले से? देखें, जो
फेज वाइज इलेक्शन वहां पे होने हैं, वो खुद ब खुद वो सब कुछ बयां कर रहे हैं कि मामलात जनूबी कश्मीर में क्या है। जहां तक मेन स्ट्रीम जमातों का ताल्लुक है, वो जो उन्होंने काफी कोशिशें की कि वो लोगों को ये बावर कराएं कि भाई आप वोटिंग में हिस्सा लें, लेकिन अगर जमीनी हकाइक देखें कि कोई भी जमात, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, जिसके बारे में ये बताया जाता था कि जनूबी कश्मीर में ये एक बड़ी जमात है और इसकी गिरफ्त मजबूत है, और कांग्रेस को लेकर मैं ये बताऊं कि कोई भी बड़ी जमात गुलाम मोहम्मद मीर के सिवा किसी भी अवामी इज्तिमा में लोगों को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुई। गुलाम मोहम्मद मीर के बारे में यह बताया जाता है कि जो उनका आबाई इलाका है डूरू, वहां पे वो कुछ हद तक, यानी किसी हद तक एक अवामी मीटिंग करने में कामयाब हुए हैं। जो भी मीटिंग है वहां मेन स्ट्रीम जमातों ने की, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी दूसरी जमात या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, लोगों की उसमें कलील तादाद में लोग उसमें शरीक हुए। और जो फेज वाइज इलेक्शन होने हैं, वो सिक्योरिटी सिनेरियो के बारे में खदशात वो हुकाम जाने, लेकिन जमीनी हकाइक ये है कि ये जो जनूबी कश्मीर में इलेक्शन होने हैं, ये वही बात दोहराएंगे जो गुज़श्ता हुआ था। आज भी हम देख रहे हैं कि ये उसी की आकाश होगा। सिफ्ती हसन साहब, अगर मैं अनंतनाग की बात करूं, टाउन के अंदर थोड़ा सा बाइकआउट हमने हमेशा देखा है। इनकेस टाउन के अंदर बाइकआउट रहा तो फिर सेकेंड फेज में किस तरीके का उसका असर आप देखेंगे? देखिए, 2014 का जो एदाद शुमार वो आपके सामने है, उसमें अगर शहरी इलाके में बाइकआउट होता तो देही इलाकों में भी आप देखेंगे कोई ज्यादा वाज़ेह फर्क नहीं था, लेकिन उससे पहले पोजीशन टोटली डिफरेंट हुआ करती थी। बहुत ही कसीर तादाद में देही इलाकों में वोट पड़ते थे, लेकिन 2014 के बाद ज़िमनी इंतखाबात भी आपने देखे होंगे, यानी वो टोटली सिनेरियो टोटली चेंज है। अब ये है कि देखिए, ये त्रिकोणी यानी सेफिरी की मुकाबला जरूर है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के दरमियान, लेकिन जो अभी तक सूरत हाल नजर आ रही है उसमें लग रहा है कि गुलाम अहमद मीर साहब को सबकत हासिल है। बहुत बहुत शुक्रिया सिफ्ती मोहम्मद हसन साहब हमारे साथ जुड़कर बात करने के लिए कि कांग्रेस की सबकत फिलहाल साउथ कश्मीर में नजर आ रही है, लेकिन वोटर कहां की ओर जाएगा ये बड़ा सवाल है। बात चुनाव की हो रही है और चुनाव के हवाले से हम जरा बात लद्दाख की भी करते चले, क्योंकि लद्दाख के अंदर भी काफी दिलचस्प चुनाव जो वो हो रहे हैं। हमारे साथ सुरिंदर सिंह चन्नी, कांग्रेस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी है, वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और लद्दाख की सियासत पर हम बात करेंगे, क्योंकि लद्दाख की सियासत इसलिए अहम है। वहां पर जैसे मैंने पहले कहा कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अलग अलग वॉइसें जो है आपको सुनाई दे रही है। एक बौद्ध डोमिनेटेड एरिया है, वहां से 2 कैंडिडेट्स ऑलरेडी मैदान के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है जो कैंपेन कर रहा है, कांग्रेस ने भी वहां से अपने कैंडिडेट को ऑफिशियली उतारा था, यानी ले से दोनों कैंडिडेट्स थे। और कारगिल के अंदर की सिचुएशन जो है वो कुछ अलग है, वहां पर मजहबी मामलात का भी असर रहता है, इसलिए वहां पर जितनी भी मजहबी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ये कोशिश थी कि एक ही उम्मीदवार मैदान के अंदर आए, लेकिन उस तरीके की कामयाबी उन्हें भी हासिल नहीं हुई है। और वहां पर भी लगभग 2-3 कैंडिडेट जो है वो मैदान में है जिन्हें मुख्तलिफ बैकिंग्स भी है, लेकिन इस बीच सबकी नजरें कांग्रेस पर है, क्योंकि अब कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से ही होगा। क्यों ये बात जब मैं कह रहा हूं कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से क्यों है, क्योंकि लद्दाख असेंबली लोकसभा सीट के अंदर कांग्रेस की तरफ से जहां सबलर साहब का अनाउंसमेंट दिल्ली से हुआ था, वहीं पर उनके रेबल कैंडिडेट जो है वो करगिल से उठे हैं। जो साबिक एमएलए करगिल है, उन्होंने मैदान में उतरने का ऐलान किया और बाज़ाब्ता तौर पर असगर करबलाई साहब ने कागजात नामजदगी दाखिल की और बाज़ाब्ता तौर पर एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो उनकी बैकिंग पर लगा हुआ। तो करगिल के अंदर मुकाबला कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस भी नजर आएगा और उसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को एज मिलता हुआ भी कुछ तज्जिया निगारों का मानना है कि उन्हें भी एज जो है वो मिल सकता है। इसके साथ साथ वहां सिर्फ इतना ही मुकाबला नहीं है, बल्कि मुकाबला और इसलिए दिलचस्प होता है क्योंकि वहां से न सिर्फ वोटों की जो शरह है वो घटेगी और सिर्फ चंद 100 वोटों से इस बार का फैसला जो है वो किसी भी सीट का हो सकता है। लगातार कांग्रेस ने इससे पहले भी इस तरीके के, अगर आप देखेंगे, इसी तरीके का मामला जो चला था। हमारे साथ सुरिंदर सिंह चन्नी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। चन्नी साहब, जानना चाहूंगा लद्दाख की सियासत में
कांग्रेस के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि एक तरफ से ऑफिशियल कैंडिडेट जो दिल्ली से अनाउंस हुआ था और दूसरी तरफ से रेबल कैंडिडेट करगिल के अंदर करबलाई साहब उठे हैं। और अभी तक जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि न तो कोई कांग्रेस की तरफ से नोटिस उनके नाम जारी किया गया है और ना ही कोई सस्पेंशन के ऑर्डर्स है। तो क्या मैं ये मानूं कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस लद्दाख के अंदर? देखिए गंवर साहब, जहां तक ताल्लुक है लद्दाख और क्योंकि करगिल की हिस्ट्री हमेशा रही है कि करगिल में जो कंसेंसस कभी नहीं बना है, चाहे वो लद्दाख और करगिल के बीच में जब भी पार्लियामेंट इलेक्शन हो तो उसमें हमेशा कैंडिडेट्स जो हैं वो वहां करगिल वाले अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। लेकिन इस बार ये है कि वहां जो इनका इंटरनल वहां पे था, इस्लामिया स्कूल और बाकी जितने भी लोग तबकाजात वहां पे रहते हैं, तो उनका आपस का जो कंसेंसस वो नहीं बना। उसकी एक वजह है कि वहां करबलाई साहब को खड़ा होना पड़ा और वहां दूसरा जो कैंडिडेट है उनका वहां से हुआ है। जहां तक ताल्लुक है हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट जो है वो तो आपको स्पेलबर है जो यहाँ से ले से है। तो करगिल की, क्योंकि आप पिछली भी हिस्ट्री अगर चेक करेंगे उसमें देखेंगे आपके हमेशा लद्दाख अपनी जगह और करगिल का कैंडिडेट अपनी जगह रहा, लेकिन एक अंदर का जो कंसेंसस इस बार उनका करगिल वालों का अपना नहीं बना, तो करबलाई साहब जो है वो इंडिपेंडेंट तौर पे मैदान में आए हुए हैं। तो क्या कांग्रेस असगर करबलाई साहब के खिलाफ कार्रवाई करेंगी और क्या लेह के अंदर असगर करबलाई साहब के खिलाफ कैंपेन होगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक ताल्लुक हमारी कांग्रेस की आज की पॉलिसीज को लेके है, वो ये है कि हम लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग जो चुन के आए, जो जिनकी आइडियोलॉजी जो है वो सेकुलर आधार पे हो। लेकिन करगिल का अपना ही बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का भी कभी कंटेस्ट रहा, कभी कोलिशन में भी कंटेस्ट रहा, तो हमेशा ऐसे वाकयात वहां पे होते रहे हैं। क्योंकि करगिल की एक अलग सोच है, वो बिल्कुल किसी जब भी उनकी अपनी सोच बनती है लोगों की, वहां मिलजुल के वहां वो पार्टी पक्ष से ऊपर होके मैदान में आते हैं। तो ये जो फैसला है ये अभी जो पार्टी, क्योंकि सभी लोग इलेक्शंस में है, तो अभी हमने इस पे चर्चा नहीं किया हुआ है कि इस पे क्या ये स्ट्रेटजी है कांग्रेस की? चलिए असगर करबलाई साहब को रख दीजिए मैदान में, जीते तो आपके, हारे तो पार्टी से बाहर। देखिए अब पार्टी के अंदर रह के कोई भी आदमी कोई फैसला ले लेता है तो ये तो बाद की बात है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता, दैट इज सेकंड पार्ट। लेकिन अभी जो हमारी अभी की जो कोशिश है कि हमारा जो ऑफिशियल कैंडिडेट है हम तो उसकी सपोर्ट करेंगे। तो क्या गुलाम नबी आजाद साहब करगिल जाकर अपने कैंडिडेट सबलर के हक में कैंपेन करेंगे या करबलाई साहब के हक में कैंपेन करेंगे? देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि उनके नॉमिनेशन फाइल, क्योंकि हम भी साउथ कश्मीर इलेक्शन के साथ जुड़े हुए, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जो हैं वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो पार्टी उस पे अभी हम 21 के बाद 23 का जो पहला फेज है उसके बाद जो भी पार्टी के नियम है उससे बैठ के बातचीत करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया सुरिंदर सिंह साहब हमारे साथ ज्वाइन करके बात करने के लिए। सवाल का जवाब बहुत कम ही दिया, लेकिन उम्मीद ये है कि कांग्रेस कार्रवाई करेगी, क्योंकि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं लद्दाख के अंदर नजर आ रहा है। क्योंकि अब जरा हाईवे की बात करते हैं, क्योंकि खबर जो आ रही है वो हमारे पास श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की खबर मेरे पास आ रही है। नेशनल हाईवे 44 एक बार फिर